Hello student, how are you? I am Jasmine Faraz, welcome you on my channel. So we'll start today chapter number 2 piecemeal distribution of gas. Chapter number 1 आप किसी का भी 11 का बुक अगर आपके पास होगा या नेट पे आप सर्च करोगे तो पीडीएफ में मिल जाएगी। एक बार आप अकाउंट हमारा जो बुक कीपिंग का बुक था 11 का एक बार रीड कीजिए, फर्स्ट चैप्टर विल गेट कवर्ड. So we'll start second chapter piecemeal distribution of cash. So before starting that we'll first see the dissolution. कुछ यादें हम ताज़ी करते हैं हमारी 12th की. So introduction, meaning and definition we are going to see. See here, dissolution means dissolving something. मतलब क्या है, हमें कुछ हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या करनी है, डिसॉल्व करनी है ताकि क्लोज डाउन करनी है. मीन सेकेंड लैंग्वेज वी कैन से इट्स क्लोज डाउन और वाइंडिंग अप द बिजनेस. पूरी तरह से दुकान हमें हमारी क्या करनी है, बंद करनी है. डिसोल्यूशन मीन्स डिसकंटिन्यू ऑफ फंक्शन ऑफ द फर्म. आपका जो भी काम होगा, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, इमीडिएटली वो क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यू मतलब टोटली स्टॉप डाउन, क्लोज डाउन हो जाएंगे. नाउ विल सी द डेफिनेशन. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट implies that क्या कहती है इंडियन पार्टनरशिप 1932 कि इट्स implies complete, see your focus here, complete breakdown of relationship of partnership between all the पार्टनर्स. पूरी तरह से इनकी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होती है. इसके बाद एक बार डिसोल्यूशन होने के बाद कोई भी आगे के फंक्शंस नहीं होते हैं. ओके, आई होप थोड़ा याद आ गया है आपको डिसोल्यूशन. We'll move to the next. Now there is a big difference between dissolution of partnership and dissolution of firm. बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब क्या. हमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म देखना है. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया है. इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. इसमें क्या होता है ना, एक पार्टनर रिटायर होता है. आपको याद रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर. एक पार्टनर चले जाने से हमारी पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज डाउन नहीं होती है, कंटिन्यू होती है. बट यहाँ पे क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पूरी तरह से पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज हो जाती है. इट्स अ वॉलेंटरी. कोई किसी पार्टनर्स को अगर वो रिटायर होना है तो इट्स टोटली वॉलेंटरी. दिस इज वॉलेंटरी और समटाइम कंपल्सरी. हम देखते हैं कंपल्सरी कब होता है. कंटिन्यू, ऑफ कोर्स बिजनेस कंटिन्यू होता है. अगर कोई पार्टनर चला जाता है ड्यू टू रिटायरमेंट और ड्यू टू डेथ तो भी उनकी पार्टनरशिप क्या होती है, कंटिन्यू होती है. हाँ, लेकिन उसमें चेंजेस जरूर होते हैं. जैसे हमने देखा गेन रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो, न्यू रेशियो, चेंजेस ऑफ कोर्स होते हैं पार्टनरशिप डेट में. यहाँ पे पूरा बिजनेस क्या होता है, कंप्लीटली डिसकंटिन्यू हो जाता है. रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी करते हैं और यहाँ पे हम रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, मतलब यहाँ पे हम नई जो वैल्यू होगी वो न्यू बैलेंस शीट में लिखते हैं. बट यहाँ पे हम टोटली असेट एंड लायबिलिटी सोल्ड आउट करते हैं एंड पे ऑफ करते हैं. इट डज नॉट रिक्वायर फाइनल क्लोजर. ऑफ कोर्स अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो व्हाई वी नीड फाइनल क्लोजर, बट ऑफ कोर्स हियर वी नीड फाइनल क्लोजर. Here code cannot dissolve the partnership firm. यहाँ पे टोटली वॉलंटरी है, अभी मैंने बताया आपको. बट here code can dissolve a firm. आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आया होगा. सी, ये सिर्फ मैं आपको 12th का रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको, हम जब आगे बढ़े तो आपको पीछे का कुछ तो याद हो. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. ये अकाउंट्स है, डोंट वरी, ये अकाउंट्स आपको अभी एफवाई में नहीं ओपन करने हैं. ये आपको 12th में थे, हम ओपन करते थे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट. उम्मीद करती हूँ आप नहीं भूले आपकी 12th. स्टेप्स टू बी फॉलो, हम स्टेप्स फॉलो करते थे. ऑल असेट लायबिलिटी इन रियलाइजेशन, देखो हम असेट डेबिट साइड में ट्रांसफर करते थे और लायबिलिटी क्रेडिट साइड में. अगर पार्टनर्स का लोन दिया होता था तो हम उसका सेपरेट अकाउंट ओपन करते थे. देन हम क्या करते थे, once we get cash realize all assets sometime taken by partners also. Then whatever cash we get after selling the asset, pay the
लायबिलिटी, लेकिन उसमें भी हम पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते थे, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करते थे. ना व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी? दैट मीन्स क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, दैट ऑल कम्स अंडर एक्सटर्नल लायबिलिटी. फिर हम ये पे करते थे. फिर हम अगर कुछ कैश बचती तो पार्टनर्स का लोन पे करते थे, और उसके बाद अगर कैश कुछ लेफ्ट आउट होती तो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स. ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स अभी भी हमें फॉलो करने हैं, तो ये आप नोट डाउन करके रखिए. आई होप आप मेरे साथ ही नोट्स बना रहे हो, और जब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगी तो आपको कंपलसरी नोटबुक एंड पेन पेंसिल लेकर ही बैठना है. तो ये अकाउंट हमेशा समझता है, सिर्फ लिसनिंग से अकाउंट कभी नहीं समझता है. ओके, सो ये स्टेप्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो ये हमको ये सब फॉलो करना है. आई होप ये आपको समझ में आया. नाउ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर. यस, ये भी जरूरी है. फर्स्ट we'll see the point. Realization of asset is not a easy but time consuming. Okay. Now on dissolution of firm, the assets are sold and cash available is used to pay off the firm's liability. But in real practice, the realization of sale is not easy job. It may take time, even a month or even a year to sell out the all the asset. हाँ, लेकिन हमने जो 12th में पढ़ा था, तो हमने 12th में क्या पढ़ा था कि रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड पेइंग द लायबिलिटी on a same day, that is one day firm get dissolved, but this is an assumption and this is totally impractical. See here, asset is done by part, gradual, और इसी हम इसे कहते हैं पीस मिल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. कभी मशीनरी पहले सोल्ड होगी, फिर कभी हमारी बिल्डिंग सोल्ड होगी, slowly sold out. Creditors will demand their money back as and when the firm has a sufficient fund. तो क्रेडिटर्स को भी हमको क्या करना है, स्लोली पे करना है. सी, पेड पार्ट बाय पार्ट. 12th में हमने देखा था कि बस एक ही दिन में हमने एसेट सोल्ड किए, एक ही दिन में हमने लायबिलिटी पे की, बट दिस इज नॉट अ जोक. हमें पूरा फर्म क्लोज करना होता है, तो स्लोली हमें एसेट सेल करने होते हैं, स्लोली लायबिलिटी पे करना होती है. और बस एफवाई में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैश का among the external liability, internal liability among the partners. Dissolution of asset and liability not possible one day, that is a impractical. Okay, so these are the basic concept, basic principle for piecemeal distribution of cash. Piecemeal मतलब gradually, part by part. नाउ विल सी द क्लासिफिकेशन. अब हमें लायबिलिटी कौन सी पे करनी है, कब पे करनी है, ये देखना है, क्योंकि अब जो हम सीखेंगे वो इसमें ये बहुत जरूरी है. ऐसे नहीं कि मन में आया तो हमने पहले पार्टनर्स को पे किया, फिर क्रेडिटर्स को पे किया, और फिर हमारी दुश्मनी बैंक से थी इसलिए बैंक का लोन हमने पे किया. नॉट एट ऑल. वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन. सो सी योर क्लासिफिकेशन. बेसिकली एक्सटर्नल लायबिलिटी, सबसे पहले बाहर वालों को हमको चुप करवाना है. देन इंटरनल लायबिलिटी, मतलब पार्टनर्स का लोन, वही हमारी एक इंटरनल लायबिलिटी होती है. एंड फिर अगर पैसे बचे तो कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, हमें उनको रिटर्न करना है, क्योंकि पार्टनर्स ने भी तो पैसा लगाया है बिजनेस में, लेकिन उनका चांस कब होगा, सबसे लास्ट में. तो पहले हम एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करेंगे, बट एक्सटर्नल लायबिलिटी में भी हमें क्या क्या पे करना है. सी, प्रेफरेंशियल, एंड द नेक्स्ट वन इज अदर्स. तो सबसे पहले हमको प्रेफरेंस किसको देना है, तो ऑफ कोर्स आपको याद होगा मैं हमेशा कहती थी कि गवर्नमेंट के ड्यूज हमेशा पहले पे करना होते, क्योंकि गवर्नमेंट को हम जब तक पे नहीं करेंगे वो आगे का प्रोसीजर फॉलो ही नहीं करेंगे. सो फर्स्ट हमें पे करना है गवर्नमेंट रूल. इट समटाइम कम्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये दोनों कभी कभी एक ही होते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द लेबर ड्यूज. अगर कुछ हमारे वर्कर्स का कुछ ड्यूज होगा तो बेचारे गरीबों का भी पहले पे करना है. सो व्हाट कोर्ट से कि पहले बाबा ये सब पे करो.
ठीक है। फिर उसके बाद अदर्स में क्या आएगा, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, मतलब क्या, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये इसमें इंक्लूड होंगे। सिक्योर्ड का मतलब ऐसा लोन जिस पे हमने सिक्योरिटी दी है, मॉर्गेज दिया है। देखो हाउस लोन, अब सबके हाउस लोन होंगे, तो वो लोन हमने किस पे दिया है, मॉर्गेज, हमारा घर हमने मॉर्गेज रखा है। इफ वी आर नॉट कैपेबल टू पे, देन वी हैव टू सेल आउट आवर हाउस, we have to sell out our flat, and then whatever the amount will come, that will recovered by the bank. So this is called secured, जिसपे हमने सिक्योरिटी दी है बैंक को। and unsecured मतलब क्या, जिसपे कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना है, सिक्योर्ड लोन ही किसी को देना है या लेना है। ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर में ये तीनों में से पहले हमें पे करना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कोई भी तीनों में से एक वो देते हैं, उसके बाद हमें सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड को पे करना है। एंड देन विल मूव टू द इंटरनल लायबिलिटी, पार्टनर्स लोन। तो पहला नंबर इनका होगा, दूसरा नंबर इनका होगा, तीसरा नंबर इनका होगा, और अगर कुछ पैसे बचे तो पार्टनर्स को हमें क्या करना है, पे करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ स्टेप्स शुड बी फॉलो। अब हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट ड्यूज पे करना है। देन आउटसाइड क्रेडिटर्स आर पेड, फर्स्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अभी मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है। देन पार्टनर्स लोन पेड, देन कंटीजेंट लायबिलिटी इफ गिवन, ये रेयरली देते हैं, अगर दिया है तो हमें पे करना है। ठीक है। पार्टनर्स लोन के बाद कंटीजेंट लायबिलिटी पे करनी है, एंड देन फाइनली पार्टनर्स कैपिटल पेड ऑफ। नाउ सी हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, ये तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया है। सो एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, देन कैपिटल, अकाउंट ऑफ पार्टनर, इस तरह से हमें पहले क्या करना है, पे करना है। ओके, सो नाउ सी हियर, दिस इज एक्सटर्नल, फर्स्ट वी हैव टू पे एक्सटर्नल लायबिलिटी, उसमें भी पहले प्रेफरेंस किसको देना है, इन तीनों को देना है, उसके बाद सिक्योर्ड को, उसके बाद अनसिक्योर्ड को, और उसके बाद इंटरनल लायबिलिटी, दैट मीन्स लोन फ्रॉम पार्टनर, एंड फाइनली कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। सो आज हम, ये तो इजी होता है पे करना उनके प्रो रेटा रेशियो से, मतलब जो उन जितना उन्होंने पेमेंट किया है हमें उस हिसाब से हमें करना होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स 20,000 है, ठीक है, क्रेडिटर्स 20,000 है और बिल्स पेबल 10,000 है, तो हमने किस रेशियो से किया, 2:1, मतलब क्रेडिटर्स को 2 से दिया और बिल्स पेबल को 1 से दिया। सो दैट इज इजी, बट हियर वी हैव टू फॉलो सर्टन स्टेप्स, सर्टन प्रोसीजर। तो हम आज इस पे फोकस करेंगे कि अगर कुछ कैश लेफ्ट होती है तो हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सी, बेसिकली आपको ये दो स्टेटमेंट बनानी है। सी, स्टेटमेंट और अकाउंट में फर्क होता है, अकाउंट विच फॉलो डेबिट एंड क्रेडिट रूल, बट स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो डेबिट एंड क्रेडिट रूल। सिंगल एंट्री में याद रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, है ना, तो स्टेटमेंट वी नेवर फॉलो डेबिट एंड क्रेडिट। सो हियर ऑल्सो यू हैव टू open, this is the first statement of showing excess capital and this is a second। पहले हमें एक्सेस क्यों फाइंड आउट करना है, बिकॉज आफ्टर सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लायबिलिटी, whatever the cash left from the realization, it should be distributed among the partners to settle their capital balance, है ना। but here again we have to decide in what order and what proportionate payment, because profit sharing ratio अलग होता है और capital ratio अलग होता है। तो अब दिनों ये इस दोनों में हम स्टक हो जाते हैं कि वेदर वी हैव टू फॉलो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और वेदर वी हैव टू फॉलो कैपिटल रेशियो। द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर आर नॉट इन द रेशियो इन विच दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो गलत बात है, अगर उन्हें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है ये डिसोल्यूशन में, वो उन लोग प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो कैश लेफ्ट है वो भी तो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्या कैपिटल रेशियो के हिसाब से। बस यही हमें प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्टनर्स ने ज्यादा कैपिटल पुट किया है। तो पहले हम सब पार्टनर्स का कैपिटल प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे हम ऑफ कोर्स देखेंगे। नाउ सी हियर,
मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ कैश, लेकिन उसके पहले ये मेथड को कहलाते हम क्या है, सरप्लस कैपिटल मेथड। आपकी सिलेबस में यही मेथड है, बस हमको यही मेथड फॉलो करनी है। उसको ही हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड कहते हैं, कभी एक्सेस कैपिटल मेथड कहते हैं, कभी हाई रेटिव कैपिटल मेथड कहते हैं। ठीक है, सो दिस आर द methods and this is the second method, maximum loss method। बट ये अभी आपको फिलहाल एफवाई बीकॉम में नहीं है, आपको सिर्फ सरप्लस कैपिटल मेथड है ना, नाम में ही आपको देखो सरप्लस, एक्सेस, इसका मतलब जो पार्टनर्स ने ज्यादा कैपिटल डाला है वो पार्टनर्स को पहले हम पे करेंगे। ऑफ कोर्स पहले उसका हक बनता है ना, उसने ज्यादा कैपिटल पुट किया है। अब ये फाइंड आउट कैसे करना है, बस यही तो हमें सीखना है। सो लेट्स बिगिन। So surplus capital under this method, surplus capital is find out first. Then once the surplus capital paid off, will remaining capital in profit and sharing। देखो देखो, एक बार अगर अपने सरप्लस पहले पे कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस बचेगा ना वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और फिर ये सही स्टेप होगी हमें कि जो भी कैश लेफ्ट हुआ है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से दे, मतलब किसी पे भी हम इनजस्टिस नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। ठीक है, यही मेथड सबसे बेस्ट मानी जाती है। सो नाउ विल मूव। सी प्रॉब्लम देखो, आपका पेज नंबर दिया है मैंने यहाँ पे, प्रॉब्लम दिया है ए बी सी शेयर प्रॉफिट रेशियो 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो इसको आपको कन्वर्ट करने आता है, 12th में हमने सीखा है। तो इसका रेशियो होगा 3:2:1। अगर नहीं देखा है रेशियो कैसे हमें कन्वर्ट करना है, कैसे बनाना है, तो मेरे 12th के भी वीडियोस अपलोड है, आप उसमें डिसोल्यूशन में जाके ढूंढ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द बैलेंस शीट। अब उन्हें डिसॉल्व करना है। देखो असेट उनके पास 80,000 है, एक्सटर्नल लायबिलिटी तो है ही नहीं उनके पास। तो अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, इंटरनल लायबिलिटी नहीं है, तो थर्ड हमारा क्या होता है, पे टू द पार्टनर्स। सो अब हम देखेंगे कि ये जो हमें कैश मिली है सोल्ड आउट करने के बाद, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर एक्सेस कैपिटल मेथड, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सरप्लस कैपिटल मेथड। ओके, तो पेपर में अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड आया, एक्सेस कैपिटल मेथड आया, सरप्लस कैपिटल मेथड आया, तो डोंट वरी, दिस इज वन एंड द सेम। सो विल मूव। सी एज आई टोल्ड यू, हमें ये स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, so in the books of Mrs. ABC, statement showing excess capital, सबसे पहले हमारा काम होगा कि कौन से पार्टनर्स का कैपिटल ज्यादा है। अगर हम पे करेंगे तो किसको पहले प्रेफरेंस देना होगा। सो सी हियर वी हैव टू राइट हियर पर्टिकुलर, देन वी हैव टू राइट पार्टनर्स नेम, जो भी पार्टनर्स के नेम होंगे ना, हियर दे हैव गिवन ABC, so we have written here ABC। so see how much they are putting capital, 30,000, 30,000 and 20,000। so we have to put here 30,000, 30,000 and 20,000। ठीक है, अब ध्यान से स्टेप फॉलो करने हैं आपको, और मेरे साथ प्लीज आप लिखिए। सो वंस वी गेट द कैपिटल फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट, नाउ वी हैव टू राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। 1/2, 1/3, 1/6 को अगर हम इक्वल डिनोमिनेटर करेंगे, सो ऑटोमेटिकली आंसर आपको आएगा। 10th का भी बच्चा आपको ये पढ़ा सकता है कैसे कन्वर्ट करना है, और आपको भी ऑफकोर्स आता होगा। ठीक है, वंस वी राइट दैट, वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वैल्यू। अब यूनिट वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है, सी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, कैपिटल अपॉन 3, कैपिटल अपॉन 3। तो 30,000 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 3, कितना आंसर आएगा, 10,000। सेम 30,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आंसर आएगा, 15,000। एंड 20,000 डिवाइडेड बाय 1, कितना आंसर आएगा, 20,000। सी आपको स्लोली स्लोली स्टेप फॉलो करनी है, एक भी स्टेप अगर स्किप हो गई तो पूरा प्रॉब्लम आपका वो क्या होगा, पूरा स्पॉइल हो जाएगा। सो पहले हमको कैपिटल लिखना है, फिर उसके नीचे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना है, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब अगर इसका प्रॉफिट रेशियो अगर ये है तो उसका कैपिटल एक्चुअली 10,000 होना चाहिए, इसका 15,000 और इसका 20,000। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, कैपिटल अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, इसमें से सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, 10,000, इसलिए मैंने ग्रीन कलर में बताया है। तो जो अमाउंट कम होगी उसको हमें बेस वैल्यू कंसिडर करना है, taking A's capital as a base value. Why A's value? Because 10,000, 15,000 and 20,000 से इसमें से सबसे कम 10,000 की वैल्यू है। हो सकता है कभी बी की कम आ जाए, हो सकता है कभी सी की कम आ जाए, नॉट नेसेसरी कि ए की हमेशा हो। ठीक है, सो टेकिंग ए कैपिटल एज ए बेस, व्हाट वी हैव टू डू, बेस यूनिट इनटू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो बेस है उससे अब हम इनटू करेंगे, सो हमारा आंसर नेक्स्ट आएगा सरप्लस कैपिटल। सी देखो, 10,000 से 3 मल्टीप्लाई किया 30,000, 10,000 से 2 को मल्टीप्लाई किया 20,000 एंड 10,000 से 1 को मल्टीप्लाई किया 10,000। जो बेस वैल्यू है, बेस यूनिट इनटू हर एक के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। सी 10,000 इंटू 3 इट्स कम 30,000, 10,000 into 2 it's come 20,000 and 10,000 into 1 it comes 10,000। I hope ये स्टेप सबको समझ में आई होगी। Now once we get base value, now it is very easy to find out surplus। अब surplus find out करो, कैसे करोगे, माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे, कैपिटल में से जो एक्चुअल उनका होना चाहिए था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो माइनस करेंगे, तो हमें पता चलेगा सरप्लस कैपिटल किसका है। सी माइनस करो, क्या माइनस करोगे, दिस माइनस दिस। इसका मतलब क्या है कि उसने ए ने जो कैपिटल हम पहले किया था, पुट किया था, इन्वेस्ट किया था, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से भी उसका 30,000 ही था, तो इसने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, इसलिए जीरो सरप्लस कैपिटल आया। हाँ, लेकिन बी को एक्चुअली इन्वेस्ट कितना करना था, 20,000, किस हिसाब से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, लेकिन उसने 30,000 इन्वेस्ट किए। एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हिसाब से उसने सिर्फ 20,000 इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने इन्वेस्ट किए 30, तो उसने कितने ज्यादा सरप्लस कितना किया, 10,000 किया। सेम ईयर सी, सी को एक्चुअली 10,000 ही करना था, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अगर वो करता तो उसे इन्वेस्ट 10,000 ही करना था, लेकिन यहाँ पे उसने 20,000 एक्चुअल में किया, तो कितना सरप्लस किया, 10,000। तो फिलहाल बी और सी ने क्या किया है, सरप्लस किया है। ठीक है, फिलहाल बी और सी का ज्यादा है, सी ने कुछ भी सरप्लस एक्स्ट्रा कैपिटल पुट नहीं किया है, सो उसका कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही है। नाउ अगेन दिस लेफ्ट, सी जब तक बैलेंस जीरो नहीं आता है हमें सेम स्टेप्स फॉलो करनी है। सी फिर से यहाँ से शुरू करो, ये हमें कैपिटल मिला यहाँ पे, अब अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखो। अब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम किसका लिखेंगे, बी एंड सी का। ए का तो हो गया, जीरो बन गई वैल्यू, सो ओनली 2 एंड 1, बी एंड सी का लिखा। अगेन डिवाइड करो जो हमने यहाँ पे किया था, सी है। ठीक है, अगेन डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इट्स कम 5,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 1 इट कम्स 10,000। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बेस हमको सबसे छोटी अमाउंट दोनों में से कौन है, 5,000, तो हमें क्या करना है, टेकिंग बी एज अ बेस, तो बेस यूनिट 5,000 इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पी एस आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो 5,000 इंटू 2 करो, कितना आएगा, 10,000, देन 5,000 इंटू 1 करो, कितना आएगा, 5,000। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसका 10,000 कैपिटल होना चाहिए था और इसका 5,000। तो देखते हैं सरप्लस क्या हो गया, फिर से सरप्लस क्या करना है हमको, माइनस करना है, दिस माइनस दिस। सी फाइनल सरप्लस कैपिटल, दिस माइनस दिस, इसलिए ब्लू कलर में बताया मैंने। ठीक है, अगेन दिस माइनस दिस, 5,000। तो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट कि ए बी सी में से सबसे ज्यादा कैपिटल किसने पुट किया था, इन्वेस्ट किया था, सी ने किया था। तो जब हम एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करेंगे, इंटरनल लायबिलिटी पे करेंगे और कुछ पैसे बचेंगे, तो सबसे पहले हम पे किसको करेंगे, सी को पे करेंगे, फिर उसके बाद बी को पे करेंगे और फिर उसके बाद ए को पे करेंगे।
बिकॉज ए ने तो कोई सरप्लस दिया ही नहीं कैपिटल, सी ने सबसे ज्यादा कैपिटल दिया है, तो उसका पहले हक है कि उसको रिटर्न करे। तो पहले नंबर होगा सी का पे करने में, फिर एक बार इसका पे किया, फिर नंबर होगा बी का, और फिर नंबर होगा सी का। आया समझ में? दिस इज ऑल डन। आई होप आपको समझ में आया है। ये सब हम कुछ करना है, लेकिन कब? एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करने के बाद, इंटरनल लायबिलिटी पे करने के बाद। ठीक है? So this is called surplus capital method. So see your note I have given here. We come to know C is having a surplus capital. So firm must pay C first while dissolving the firm. बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ 3-4 बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार आपको समझ में आया कि पहले कैपिटल लिखना है, फिर पीआरएस लिखना है प्रॉफिट शेयरिंग, उससे उसको डिवाइड करना है, फिर जो बेस वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे इनटू मल्टीप्लाई करना है, और देन माइनस करना है। ये 3-4 बार करोगे तो बाय हाथ का खेल हो जाएगा आपको। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। Now we have to open second statement showing piecemeal distribution of cash. Now here what we have to do? Here we have to distribute the cash among the partners. See, if you notice our balance sheet, in balance sheet they have not given any liability. So directly it's time to pay among the partners. Just now we have find out कि किसको पहले pay करना है. So here 1, 2, 3, first C, then B and then A. So see your first realization, first we'll write the balance, किसका कितना balance है, see here 30, 30, 20, it's make total 80,000. So total claim firm has to pay 80,000. So let's see, we don't have a cash balance, opening balance we don't have. If you see balance sheet, they have given only asset. So we have to sold out the asset. Here 11,000, so we get first realization 11,000. अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब तक ये 11,000 जीरो नहीं बन जाते हैं, तब हम सेकेंड रियलाइजेशन नहीं करेंगे। ठीक है? इसको पहले हमको अब जीरो बनाना है, तो कैसे बनाओगे? सो सी now we have 11,000. Among this 11,000 we have to pay first who? First we have to pay C partners. So let's pay. Here pay to the C. How much we have to pay? See here, I will show you here. We have to extra pay 5,000. This 5,000 we have to pay to the C. So चलो पहले C को पे किया करो 5,000, क्योंकि पहला उसका हक है। एंड कहाँ से मिला ये 5,000? ये हमने स्टेटमेंट बनाया है लास्ट प्रीवियस स्लाइड में। सो ये 5,000 पे करो। टोटल उसे पे करने हैं हमें 10,000, और उसके बाद बी को करने हैं 10,000। ठीक है? तो उसमें ये दोनों का इक्वल है, बट इसमें से भी पहले किसको पे करने हैं? ऑफ कोर्स सी को, क्योंकि सी तो आखिरी दम तक था। देखो फाइनल सरप्लस। ठीक है? तो 5,000 हमने पे किया। नाउ कैश कम, टोटल क्लेम हमारा 5,000 से कम हो चुका है, कैश भी 5,000 से कम हो चुकी है। नाउ माइनस दिस ऑल विल गेट, नाउ विल गेट बैलेंस। सी 11,000 माइनस कीजिए, क्लेम हमारा 75 से कम हो चुका है। अब नाउ सिंपल माइनस 30, कुछ नहीं है ये एज इट इज, बिकॉज यहाँ पे हमने कुछ पे ही नहीं किया है। इट्स बैलेंस लेफ्ट 15,000. सो फाइनली कैश लेफ्ट 6,000. ठीक है? जब तक ये फिनिश नहीं होगा, जीरो नहीं बनेगा, देखो 11,000 से 5,000 माइनस किया, नाउ 6,000, तब तक हम सेकेंड रियलाइजेशन की अमाउंट नहीं लिखेंगे। अब ये 6,000 बाकी है, अब ये भी हमें पे करने हैं। फिर से अब किसे पे करने हैं? नाउ सी को तो हमने पे कर दिया है सरप्लस, देखो यहाँ पे फाइनल सरप्लस जो एक्स्ट्रा था पे कर दिया है। नाउ विल मूव टू द दिस, देखो ये यहाँ पे हम ढूंढेंगे। अब यहाँ पे सी को एक्चुअल कितना सरप्लस कैपिटल है? 10,000। बी का कितना है? 10,000। लेकिन सी का ऑलरेडी हमने 5,000 तो पे कर दिया है। ठीक है? तो अब सी के खाते में कितने बचे? अब सी को हमको कितने पे करने हैं? अभी भी 5,000। सी हियर, इट इज डिफिकल्ट टू राइट बाय माउस, बट आई एम ट्राइंग। सी हियर 5,000 पे करना था 10,000, लेकिन उसमें से ऑलरेडी 5,000 हमने यहाँ पे पे कर चुके हैं। तो अब कितना बचा सी का? 5,000। बी को तो अभी तक हमने किया ही नहीं पे, तो बी को कितना करना है? पूरा 10,000। तो ध्यान में रखना है आपको, बी को 10,000 पे करना है और सी को 5,000 पे करना है। सी हियर कैश, बट वी हैव ओनली 6,000।
अब झगड़ा नहीं होना चाहिए दोनों में, तो अब हम क्या करेंगे, ये 6000 जो है बी एंड सी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पे करेंगे। सी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, तो ये 6000 हम पे करेंगे बी एंड सी को। सी ये कितना आएगा 2:1 से 4000 एंड 2000, 6000 को डिवाइड करो 2:1 से। अगर आपको नहीं आता है डिवाइड करना तो मेरा 12th का एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वहां पे जाके देख सकते हो कि कैसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वहां पे मैंने डिटेल्स में बच्चों को सिखाया है, ठीक है। सो 2:1 में हमने डिवाइड कर दिया। नाउ अगेन पे करो, पे किया तो माइनस करना है अब हमें सब। सी कैश कम हो गई हमारा, सो माइनस इट। 6000 क्लेम भी अब कम हो चुका है। ये कॉलम नहीं भी आप बनाओगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। सो कैश अब 0 बन गई है। सी क्लेम अभी भी 69, मतलब अभी भी 69,000 फर्म को पे करना है। देखते हैं उतनी कैश है क्या। अभी तक ए को कुछ भी पे नहीं किया तो बैलेंस रिमेन सेम। इसका थोड़ा कम हो गया 26,000, इसका और कम हो गया, माइनस किया हमने ये, सो इज 13,000, ठीक है। सेम प्रोसीजर नाउ वी हैव टू फॉलो। नाउ दिस वैल्यू बिकम 0। देखो 11,000 जो हमने फर्स्ट रियलाइजेशन किया था, तो पहले हमने सी को पे किया, फिर जो बचा वो हमने बी एंड सी को पे किया, क्योंकि बी का तो सरप्लस हमने ऑलरेडी पे कर चुके थे। अब नंबर था बी एंड सी का, तो बी एंड सी को भी पे कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू टेक सेकेंड रियलाइजेशन। सेकेंड रियलाइजेशन में कैश हमें कितनी मिली, अब क्वेश्चन देखो वहां पे 15,000 मिली। अब अगेन क्वेश्चन कम्स, अब ये 15,000 किसको पे करने हैं, ऑफ कोर्स बी एंड सी को। अभी तक खत्म नहीं हुआ है उनका बैलेंस ही, अब हमको सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है। बी को 10,000 पे करने थे और सी को 10,000। उसमें से हमने सी को कितना पे किया, देखो 5,000 पे किया प्लस और 2000 भी पे किया, तो टोटल 10,000 में से हमने कितना पे किया, 7,000 पे किया। तो अभी भी सी का कितना बाकी है, 3,000 बाकी है, ठीक है। बी का देखते हैं, बी को कितना पे करना था, 10,000। हमने कितना पे किया अभी तक, देखो 4,000। तो अभी भी बी का कितना बाकी है, 6,000, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन एक बार आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो अकाउंटिंग के लिए तो ऑफ कोर्स यू नीड अ प्रैक्टिस, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो आप स्किप करने का सोचो भी मत, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको करने ही है, तो थोड़ा वीडियो पॉज करो, बैक जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अब इसके बाकी है 6,000 पे करना और इसके बाकी है 3,000, तो टोटल 9,000 पे करना बाकी है। कैश तो है हमारे पास 15,000, तो कर सकते हैं हम, तो कर दो, हिसाब चुकता कर दो। इसके जो 6,000 है वो 6,000 पे कर दो, इसके जो बचे 3,000 पे कर दो, हो गया। सो हमारा 9,000, हमने टोटल कैश हमारी कम हो गई, क्लेम भी हमारा 9,000 से कम हो गया। देखो आप चेक करो एक बार, पूरे सी को 10,000 पे कर चुके हम लोग। देखो पहले 5,000 किए थे, फिर 2,000 किए, फिर 3,000 किए, 1 2 3 टाइम्स हमने पे किए। इट्स बिकम टोटल 10,000। चलो सी का तो हिसाब हो गया। नाउ सेम बी का चेक करो हिसाब। बी को कितना पे करना था, टोटल 10,000। उसमें से हमने पहले 4,000 पे किया, फिर 6,000। अब ये दोनों की टोटल आ रही है 10,000। यस फाइनली हमने सरप्लस जो बी और सी का था वो हमने पे कर चुके हैं। सो नाउ अगेन, नाउ करो माइनस। सी फर्स्ट रियलाइजेशन 11,000, सेकेंड रियलाइजेशन 15,000, ठीक है। थर्ड रियलाइजेशन को अभी हाथ नहीं लगाना है जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। 15,000 में से 9,000 माइनस होगा, सो बैलेंस कितने बचेंगे सबके, देखो इसका 6,000 बचा, इसका 60, ये जरूरी नहीं है कॉलम, ठीक है। देन 30, उसको बेचारे को एक को तो कुछ भी नहीं पे किया अभी तक हमने। बी का 20,000 बैलेंस बचा है और सी का अभी भी 10,000 बैलेंस बचा है, ठीक है। तो अभी भी हमारा क्लेम कितना बाकी है, 30, 20 एंड 10, अभी भी क्लेम बाकी है 60,000, बट कैश तो 6,000 है। तो अब ये कैश क्या करोगे, अब हम डिवाइड करोगे ए बी सी में। क्यों अब डिवाइड करोगे, क्योंकि हमने जिनका सरप्लस कैपिटल था बी और सी का, उनका हिसाब कर दिया हमने। 5,000, 2,000, 3,000, ये सब मिला के 10,000 हो गया। इसको भी हमने 4,000 एंड 6,000, ये भी 10,000 हो गया। तो इनका जो सरप्लस था वो हमने पे कर दिया।
अब अगर आप एक मैजिक देखोगे तो जब हम सरप्लस पे करते हैं उसके बाद जो बैलेंस कैपिटल बचता है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। देखो आपने अगर नोटिस किया होगा तो अब हमारा रेशियो 3:2:1, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो हमारा यही था और इसलिए तो हमने ये सब कुछ किया, क्योंकि हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस करना है। लेकिन जब हमने स्टार्टिंग में उनका कैपिटल देखा था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से था ही नहीं। तो हमारा पहले काम क्या था, इसको कन्वर्ट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और वो कन्वर्ट कैसे होगा, तो जो सरप्लस कैपिटल है पहले वो हम देंगे उनका, और ये देने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो कैपिटल आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आएगा। देखो अब किसी पे भी हमने इनजस्टिस नहीं किया है, ठीक है। सो नाउ 3:2:1 बराबर हमारा आ गया 3:2:1। अब ये जो 6000 है ये हम पे करेंगे एबीसी को। सो पे करो, रेशियो 3:2:1, सी पे करो फटाफट। सो पूरा 6000 कैश जीरो हो गई, क्लेम भी खत्म, 6000 से कम हो गया, ठीक है। माइनस करो इसमें से, बैलेंस 6000 में से माइनस किया जीरो आया, इसमें से माइनस किया इट्स 54,000, इसका 27,000 अभी भी इसको पे करना है, इसको भी 18,000 पे करना है, ईयर ऑल्सो 9,000 अभी भी देखो पे करना बाकी है, हम लोग स्लोली स्लोली पे कर रहे हैं, ठीक है। 12th में तो ऐसे कुछ था ही नहीं ना। ऑफ कोर्स 12th में एबीसीडी थी। अब स्पेलिंग एफवाई बीकॉम में जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे वैसे वैसे आपको डिटेल्स में एक्सटेंड अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ अब ये जीरो हो गया, अब हम थर्ड रियलाइजेशन ले सकते हैं। जी जब तक ये अमाउंट जीरो नहीं होती है ना, जैसे ये 11,000 को हमने यहाँ पे जीरो किया, फिर सेकंड रियलाइज को हाथ लगाया, फिर ये 15,000 को हमने यहाँ पे जीरो किया, अब हम थर्ड रियलाइजेशन, अब हमें कैश मिली 24,000। अब अगेन फिर से झगड़ा नहीं करना है, हमें सरप्लस तो दे चुके हैं, अगेन एबीसी में पे कर दो। अब कोई झगड़ा नहीं, 3:2:1 में पे कर दो। देखो पूरा पे किया हमने, ये 24,000 3:2:1 में पे किया, माइनस करो, सी अभी भी लॉस क्यों बोल रहे, क्योंकि एक्चुअली 27,000 अभी भी बेचारे ए के पे करने बाकी थे, बट हमने सिर्फ 12,000 पे किए, पैसे ही नहीं है हमारे पास, 24,000 ही हमें ये तीनों में बांटने थे, तो इसका सिर्फ 12,000 पे हुआ, तो अभी भी बेचारे को 15,000 नहीं मिले। सेम बी को भी 10,000 का घाटा हो गया, एंड सी को भी अभी भी 5,000 नहीं, सो दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन लॉस। आई होप आपको समझ में आया है, नहीं आया तो फिर से वीडियो बार बार देखो, 2-3 बार देखोगे तो आई एम डैम श्योर आपको ये प्रॉब्लम बहुत इजी जाएगा। स्लोली स्लोली पढ़ाई करना है, एंड प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप भी नोटबुक लेकर बैठना है और मेरे साथ ही सॉल्व करना है। ओके चलो, थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय, हैव अ नाइस डे।